क्वेश्चन मैंने ये पूछा था कि जो प्रोटीन डीनेचरेशन है वो जनरली क्या होता है? रिवर्सिबल। मतलब प्रोटीन जब डीनेचर हो जाता है तो सही टेम्परेचर और सही पीएच देने पर प्रोटीन वापस काम भी करने लग जाता है। कारण क्यों? हाँ, अब वो तो आप समझ गया कि टर्शियरी स्ट्रक्चर खराब हुआ तो डीनेचर हो गया, टर्शियरी स्ट्रक्चर वापस सही हुआ तो काम करने लग गया, बट फिर भी बेसिक कारण। हाँ, प्राइमरी में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक ठीक। और सेकेंडरी में बिना ब्रेकडाउन में डायरेक्ट प्राइमरी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो उससे क्या होगा? उससे सर नजदीक हो आप। नॉर्मल वापस जब उसको फेवरेबल पीएच और टेम्परेचर मिलेगा तब वापस कॉइल हो जाएगा। और कोई नजदीक है आप ऑलमोस्ट, बट इसको अपन थोड़ा सा बेटर फ्रेम करेंगे। सही मतलब नजदीक। देखो, प्रोटीन का 3D स्ट्रक्चर यानी टर्शरी स्ट्रक्चर का मतलब है प्रोटीन फोल्ड कर रहा है, और प्रोटीन अपने आप को कंप्लीटली फोल्ड कर रहा है या पार्शियली फोल्ड कर रहा है? कंप्लीटली। 3D स्ट्रक्चर प्रोटीन का टर्शरी स्ट्रक्चर का मतलब है प्रोटीन अपने आप को कंप्लीटली फोल्ड कर रहा है। अब आप इमेजिन करो, लेबोरेटरी में आपने एक एक्वा सॉल्यूशन लिया, पानी ले लिया एक्वा सॉल्यूशन, और एक्वा सॉल्यूशन में आपने एक प्रोटीन को डाला। अब वो प्रोटीन क्या करेगा? अपना टर्शियरी स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करेगा। तो कैसे बनाएगा? उसमें जितने भी पोलर अमाइनो एसिड्स हैं जो पानी में सॉल्यूबल हैं वो सरफेस पे आ जाएंगे, और जो भी हाइड्रोफोबिक नॉन पोलर अमाइनो एसिड्स हैं वो अंदर छुप जाएंगे। आप इमेजिन करो, मेरे पास एक टेस्ट ट्यूब है, एक टेस्ट ट्यूब में एक्वा सॉल्यूशन है। इस एक्वा सॉल्यूशन में मैंने एक प्रोटीन को डाल दिया। अब वो प्रोटीन काम करने के लिए अपना क्या लेगा? टर्शियरी स्ट्रक्चर। टर्शियरी स्ट्रक्चर का मतलब है वो प्रोटीन अपने आप को इस तरह से कंप्लीटली फोल्ड करेगा। जब वो फोल्ड करेगा तो किस तरह से फोल्ड करेगा कि जितने भी पोलर अमाइनो एसिड्स हैं वो सब सरफेस पे आ जाएंगे ताकि वाटर से इंटरैक्ट कर सके, और जितने भी नॉन पोलर अमाइनो एसिड्स हैं वो अंदर छुप जाएंगे क्योंकि वो पानी में सॉल्यूबल नहीं होते हैं। तो इसका मतलब कोई भी प्रोटीन फोल्ड कर रहा है, प्रोटीन की फोल्डिंग किस पे निर्भर है? अमाइनो एसिड्स के सीक्वेंस पे निर्भर है। और अमाइनो एसिड का सीक्वेंस मतलब प्राइमरी स्ट्रक्चर। अपन ने पढ़ा प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, और टर्शरी के कारण फंक्शन। अब मैंने कहा प्रोटीन डीनेचर हो गया, मतलब ये स्ट्रक्चर खराब हो गया, नष्ट हो गया। नष्ट होकर इसका मतलब वो वापस किस पर आ गया? प्राइमरी। लेकिन प्रोटीन डीनेचरेशन पर प्राइमरी स्ट्रक्चर नष्ट नहीं हुआ, प्राइमरी स्ट्रक्चर इंटैक्ट है। तो जब आप सही टेम्परेचर, सही पीएच दोगे तो वो सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड्स वापस टर्शरी स्ट्रक्चर बना देंगे। तो 2 पॉइंट्स हैं। सवाल जब आता है, अगर सवाल आ जाए बायोलॉजिकल एक्टिविटी या फंक्शन ऑफ अ प्रोटीन इज ड्यू टू टर्शरी स्ट्रक्चर, अब सुनना सवाल मेरा, द फोल्डिंग ऑफ अ प्रोटीन मॉलिक्यूल इज ड्यू टू सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड्स। भाई प्रोटीन काम कम करेगा जब वो फोल्ड हो पाएगा, और प्रोटीन की फोल्डिंग किस पे निर्भर करती है? उसके प्राइमरी स्ट्रक्चर या सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड्स पर। क्लियर है ये बात? दोनों चीजें, प्रोटीन का काम, प्रोटीन का फंक्शन किस पे निर्भर है? टर्शरी स्ट्रक्चर। और प्रोटीन का टर्शरी स्ट्रक्चर या फोल्डिंग किस पे निर्भर है? प्राइमरी स्ट्रक्चर या अमीनो एसिड के सीक्वेंस पर। तो अपन ने लास्ट क्या लिखा था? द बायोलॉजिकल एक्टिविटी एंड फंक्शन ऑफ अ प्रोटीन इज ड्यू टू इट्स टर्शरी स्ट्रक्चर। प्रशांत जी, कल आपका जन्मदिन था तो आप गलत लिख रहे थे, टर्शरी करो उसको। अरे आज कोई किसी की पहली क्लास है क्या? आप कल आए थे? हाँ, आपके पीछे फ्राइडे को आए थे, फिर मुझे उगाने लग गए आप 2-3 दिन। फिर मंडे को नहीं आए आप, क्यों? घबराओ मत, मैं से मजे लग। मंडे को क्यों नहीं आए आप? कौन सा काम कर रहे थे आप? अच्छा, काम कर रहे थे, तो यहां क्या कर रहे थे? यहां कौन से आपके हाथ पकड़े थे लोग? नहीं, आपका फर्स्ट डे आज,
आगे आप कल नहीं आए थे? क्यों? आप काम में मदद कर रहे थे इनकी? घर गए थे तो आप रोज नहीं जाते? कहां घर है आपका? अच्छा, तो क्यों बालोतरा? क्यों बता दो, शेयर कर लो। ऐसा क्या यार, अब दोस्त बन गए अपन। नहीं, क्यों गए थे बालोतरा? घर से सामान लाना था, तो आप पहले गए फिर सामान लेकर आए। क्या क्या सामान लाए खाने पीने का? बता दो यार, क्या क्या? खाकरे, भुजिया, अचार, ये सब। ओ, गुड मॉर्निंग सर। यार आप लोग यार हंसते हो, दुखी रहते हो क्या इतने? तो बड़े मुश्किल से हंसते हो, दुख बहुत है। हाँ लिखेंगे, टर्शरी स्ट्रक्चर तो अपन ने लिख लिया था। हाँ मतलब टर्शरी में लिखेंगे अब नेक्स्ट इसी में, प्रोटीन डीनेचरेशन। प्रोटीन डीनेचरेशन, अब प्रोटीन डीनेचरेशन मतलब क्या है? लॉस ऑफ प्रोटीन फंक्शन, लॉस ऑफ प्रोटीन फंक्शन और एक्टिविटी, लॉस ऑफ प्रोटीन फंक्शन और एक्टिविटी ड्यू टू डिसरप्शन ऑफ इट्स टर्शरी स्ट्रक्चर। डिसरप्शन या डिस्ट्रक्शन कर दो आप। डिस्ट्रक्शन इसलिए लिखा था क्योंकि डिस्ट्रक्शन का मतलब है फिर वापस बनना मुश्किल है। डिसरप्शन मतलब बिगड़ गया, वापस सही भी हो सकता है। लॉस ऑफ प्रोटीन फंक्शन और एक्टिविटी ड्यू टू डिसरप्शन ऑफ इट्स टर्शरी स्ट्रक्चर। ठीक है, ब्रैकेट में लिख लेंगे। बायो का टेस्ट कब है? इस संडे को है। तीनों का ही है। तो बायोलॉजी का सिलेबस क्या है? नहीं, ये तो अपना चैप्टर पूरा फ्री होगा। प्रोटीन डाल दे, अमाइनो एसिड्स और प्रोटीन डाल देते हैं, तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन और अमाइनो एसिड्स और प्रोटीन्स, डन। अभी तो माइनर है, एंजाइम्स अपन आज चालू तो कर देंगे लेकिन वो नेक्स्ट टेस्ट में देंगे। ठीक है, ह्यूमन रिप्रोडक्शन आपका पूरा कंप्लीट हो गया है? नहीं सर, वो क्या था? क्यों, वो आपकी क्लास लगी होगी ना सैटरडे को? अच्छा, ओ, 2 फिजिक्स की, जब भी आप आज तक दुखी हो हैं? चलो, तो अपना मतलब बायोलॉजी में अमाइनो एसिड और प्रोटीन्स और ह्यूमन रिप्रोडक्शन होगा सर का। ब्रैकेट में क्या लिखोगे बताओ आप? टर्शरी तो डिसअप्ट हो गया, क्या अफेक्ट नहीं हुआ? तो ब्रैकेट में लिखेंगे जनरली द प्राइमरी स्ट्रक्चर रिमेन्स अनअफेक्टेड। जनरली द प्राइमरी स्ट्रक्चर रिमेन्स अनअफेक्टेड। और प्रोटीन डीनेचरेशन होगा किस कारण? पीएच या टेम्परेचर में चेंज के कारण। तो नेक्स्ट पॉइंट, प्रोटीन डीनेचरेशन इज जनरली ड्यू टू, प्रोटीन डीनेचरेशन is generally due to change in pH or temperature, is generally due to change in pH or temperatures. और एक नोट लिख लेंगे यहां पर, the folding of a protein molecule is dependent on sequence of amino acids. Folding of a protein molecule is dependent upon sequence of amino acids. ठीक है, तो ये प्रोटीन का क्या देख लिया अपन ने? टर्शरी स्ट्रक्चर और फाइनली
क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। क्वाटरनरी स्ट्रक्चर हर प्रोटीन दिखाएगा? नहीं, केवल वही प्रोटीन दिखाएंगे जिसमें दो या दो से ज्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन्स हो। इसका सबसे कॉमन एग्जांपल हीमोग्लोबिन। इंसुलिन में क्वाटरनरी स्ट्रक्चर नहीं होगा। देखेंगे फाइनली क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। टर्शरी, टर्शरी एल्बुमिन टर्शरी, ठीक है। क्वाटरनरी स्ट्रक्चर, दिस स्ट्रक्चर इज एग्जिबिटेड बाय, this structure is exhibited by only those proteins is exhibited by only those proteins which have presence of two or more polypeptide chains, which have presence of two or more polypeptide chains. Example, hemoglobin. अब हीमोग्लोबिन में दो अल्फा और दो बीटा चेन्स होती हैं। अल्फा चेन में होते हैं 141 अमाइनो एसिड्स और बीटा चेन में होते हैं 146 अमाइनो एसिड्स। हीमोग्लोबिन, दो अल्फा एंड दो बीटा चेन्स। ठीक है, तो ये अपन ने क्या देख लिया? प्रोटीन स्ट्रक्चर देख लिया, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी और क्वाटरनरी। अब एक टर्म देखेंगे हम लास्ट फाइनली, फिर प्रोटीन हमारा खत्म। शैपेरोन्स। किसी को आइडिया ये क्या होता है? मतलब टेक्निकली तो बाद में बात, मतलब ये शैपेरोन नाम सुना है आपने कभी? ये क्रिश्चियंस में जब शादी होती है तो दुल्हन को ऐसे आयल में लेके चलाते हैं चर्च में, उसके साथ में दो छोटे बच्चे होते हैं जो उनका ड्रेस पकड़े हुए रहते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? शैपेरोन्स। शैपेरोन्स मतलब जो ब्राइड को असिस्ट करते हैं। यहां पर भी वो शैपेरोन्स का मतलब ये ऐसे प्रोटीन्स हैं जो दूसरे प्रोटीन्स को फोल्ड करने में मदद कर रहे हैं। भाई हमको पता है जब तक प्रोटीन फोल्ड नहीं होगा तब तक वो काम नहीं कर सकता, तो काम करने के लिए क्या जरूरी है? प्रोटीन फोल्डिंग। और कुछ ऐसे प्रोटीन्स होते हैं जो दूसरे प्रोटीन्स को फोल्ड करने में मदद करते हैं और उनको हम क्या नाम देते हैं? शैपेरोन्स। ये चैपेरोन्स नहीं है, श है, शैपेरोन्स लिखेंगे, शैपेरोन्स। ये सब टर्म आते हैं। शॉफर नहीं होता, ड्राइवर जिसको कहते हैं जो, तो ये सब, ये फ्रेंच, शैपेरोन्स, शॉफर। शाबाश, chaperones, they are special proteins which assist in folding of other proteins. Which assist in folding of other proteins. Which assist in folding of other proteins. और इसके एग्जाम्पल HSP, हीट शॉक प्रोटीन्स, ये शैपेरोन्स है।
ठीक है भाई, तो ये हमारे पास क्या हो गया, प्रोटीन्स, हमने अमाइनो एसिड देख लिया और प्रोटीन स्ट्रक्चर हमने देख लिया। अब आज हम एक स्पेशल प्रोटीन की बात, मतलब जो नया टॉपिक हम पढ़ेंगे इसमें, वो है एंजाइम्स। तो हेडिंग आप डाल देंगे एंजाइम्स। अब इसके बारे में आपको क्या क्या मालूम है ये मुझे आप बताओ। कैटलिस्ट, बायो कैटलिस्ट हैं, मतलब मेरे को नहीं पता। बायो कैट रिएक्शंस को फास्ट करते हैं, चलो ये सही बात है। ये रिएक्शन मतलब अगर कोई रिएक्शन एंजाइम की एब्सेंस में हो रहा है और वही रिएक्शन को आप एंजाइम की प्रेजेंस में करो तो वो बहुत तेज हो जाएंगे। क्यों? अरे शाबाश, वेरी गुड। ये एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है? ठीक है, और बताओ, जो जो मालूम है वो मेरे को जानना है बस, बाकी ठीक है। जो एंजाइम के बारे में जो याद आ रहा है, कोई उदाहरण याद आ रहा है, कोई फीचर याद आ रहे हैं, कोई प्रॉपर्टी याद आ रही है, कुछ जो अच्छा, अभी तक तो सही था कि रिएक्शन की रेट घटाती है क्या एंजाइम्स? नहीं। कैटलिस्ट केमिस्ट्री में होता है ना, जो केमिस्ट्री में कैटलिस्ट होता है वो बढ़ा भी सकता है, घटा भी सकता है, लेकिन अपने जो बायो कैटलिस्ट है एंजाइम्स, ये रिएक्शन रेट को बढ़ाते ही हैं, घटाते नहीं है। ठीक है, और बस इक्विलिब्रियम को अफेक्ट नहीं करते। वेरी गुड। वो तो स्पीड अप हो गया ना, सही। ठीक है, गुड। सारे प्रोटीन से बने होते हैं, एक को छोड़कर। किसको छोड़ गए? अरे शाबाश, राइबोजाइम को छोड़कर। राइबोजाइम किससे बना हुआ है? आरएनए से। गुड 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 गुड। और जो याद आ रहा है, जो भी कुछ गलत, मतलब ये मत घबराओ कि गलत बोलेंगे, बस। नहीं करती, स्टार्ट नहीं करती। ठीक, बस। अपने शरीर में कौन कौन सी एंजाइम्स है? सलाइवरी अमाइलेज कहां होती है? माउथ में। ठीक है, क्या करती है? सलाइवा में होती है। हां, स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट करती है। सही। कितना % स्टार्च को? 30। चलो ठीक। फिर ऐसे, फिर चलो आप फिर आ जाओ पेट में, स्टमक में पेप्सिन होती है। फिर स्टमक से निकलो, फिर आप पहुंचो इंटेस्टाइन्स में, लाइपेज। लाइपेज स्टमक में नहीं होती? चलो आओ, देखो पहली बात तो है, सबसे पहले अपन एंजाइम्स की क्या बात करेंगे? हिस्ट्री। अब हिस्ट्री में आपको 1 2 3 इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट याद रखने हैं। 3 इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट कौन कौन से? एक तो जिसने एंजाइम को डिस्कवर किया, जिनका नाम था एडवर्ड बकनर। इन साइंटिस्ट ने एंजाइम को डिस्कवर किया। दूसरे साइंटिस्ट हैं कूने, जिन्होंने एंजाइम शब्द दिया। और तीसरा साइंटिस्ट थे आपके पास समनर। समनर ने क्या किया? यूरियस एंजाइम होती है एक, यूरिया बनाने में काम करती है, यूरियस एंजाइम का क्रिस्टल बनाया। अब आप एक चीज याद रखना, जिस भी बायोमॉलिक्यूल का आप क्या बना सकते हो? क्रिस्टल। उससे क्या पता चलता है आपको? अगर आप कोई भी रिसर्च प्रोजेक्ट में जाओ और आपके पास कोई भी एक नया बायोमॉलिक्यूल है डिस्कवर करने के लिए, तो सबसे पहले उस पर एक्सरेज के क्रिस्टल्स फेंकते हैं, एक्सरेज, और एक्सरे उससे टकराकर एक इमेज बनाती है। तो अगर एक्सरे किसी भी बायोमॉलिक्यूल से टकराकर एक 3D इमेज बना दे, मतलब उसका क्रिस्टल बना दे, इसका मतलब वो मॉलिक्यूल केमिकली प्रोटीन है। एक टर्म होता है एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी या एक्सरे डिफ्रैक्शन, जिसको फ्रैंकलिन और विल्किंस ने भी यूज किया था डीएनए के स्ट्रक्चर को पढ़ने के लिए। तो अगर आप किसी भी बायोमॉलिक्यूल का 3D क्रिस्टल बना सकते हो, इसका मतलब वो केमिकली किससे बना हुआ है? प्रोटीन से। समनर ने यूरियस एंजाइम का क्रिस्टल बनाया, और इसके बाद आपको मालूम चला कि एंजाइम्स आर केमिकली प्रोटीन्स।
और स्टैनले एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने टोबैको मोज़ेक वायरस का क्रिस्टल बनाया और उससे यह मालूम चला कि वायरस के बाहर का जो कोट है वो प्रोटीन से बना है जिसे कैप्सिड कहते हो। तो कोई भी बायोमोलिक्यूल विच कैन फॉर्म अ क्रिस्टल विल बी केमिकली अ प्रोटीन। तो डिस्कवर किसने किया? एडवर्ड बकनर ने। एडवर्ड बकनर ने किसमें डिस्कवर किया? मतलब उन्होंने यीस्ट के अंदर जो एंजाइम डिस्कवर की वो जाइमेज। फिर एंजाइम शब्द किसने कॉइन किया? कुहने ने। नाम ही देखो, एन का मतलब इन, जाइम मतलब यीस्ट। इनको डिस्कवर किसमें किया गया था? यीस्ट में। इसी बेसिस पे नाम दिया गया। और समनर ने 1926 में किस एंजाइम को क्रिस्टलाइज किया? यूरियस एंजाइम को क्रिस्टलाइज किया। और इससे यह मालूम, मैं लिखवा दूंगा अभी भी, समझो मैं लिखवा रहा हूं ना पॉइंट सारा। और यूरियस एंजाइम को क्या किया इन्होंने? क्रिस्टलाइज, जिससे यह मालूम चला कि एंजाइम्स आर केमिकली प्रोटीन्स। तो एंजाइम्स में सबसे पहले डालेंगे मतलब पॉइंट डालेंगे हिस्ट्री। बकनर ने किस वर्ष में? 1897 लिखेंगे। सबसे पहले हिस्ट्री में एंजाइम्स डिस्कवर्ड बाय एडवर्ड बकनर। डिस्कवर्ड बाय एडवर्ड बकनर, ब्रैकेट में 1897। और ब्रैकेट में लिख लेंगे ही डिस्कवर्ड जाइमेस एंजाइम इन यीस्ट। ही डिस्कवर्ड जाइमेस एंजाइम इन यीस्ट। फिर नेक्स्ट, द टर्म एंजाइम वॉज कॉइन्ड बाय कुहने। टर्म एंजाइम वॉज कॉइन्ड बाय कुहने। और तीसरा समनर, ब्रैकेट में 1926। समनर 1926 क्रिस्टलाइज्ड यूरियस एंजाइम and proved that enzymes were chemically proteins. That enzymes were chemically proteins. केमिकली प्रोटीन्स। ठीक है, तो तीन साइंटिस्ट याद रखने हैं, डिस्कवरी, नाम और प्रोटीन किसने बताया? एंजाइम्स को। फिर जनरल फीचर्स। अब जनरल फीचर्स में एनसीईआरटी में एक स्टेटमेंट है कि ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन्स, और हम ये सही मानेंगे। बस एक ही एक्सेप्शन है, लेकिन उसके अलावा सारी एंजाइम्स क्या होती हैं? प्रोटीन्स। अब दो चीजें हैं इसमें, आपके पास पहला एक्सेप्शन तो बिल्कुल सही, एक मात्र ऐसी एंजाइम जो प्रोटीन नहीं होती है वो होती है राइबोजाइम, जो किससे बनी हुई है? आरएनए से। तो आरएनए एंजाइम को हम क्या कहते हैं? राइबोजाइम। ये एक एक्सेप्शन है। और एक स्पेशल एंजाइम आपको पता होनी चाहिए, टीलोमरेज। एक स्पेशल एंजाइम आपको टीलोमरेज इसलिए पता होनी चाहिए क्योंकि ये एंजाइम में आरएनए भी होता है और प्रोटीन्स भी होते हैं। तो आरएनए और प्रोटीन्स दोनों से कौन सी एंजाइम बनी होती है? टीलोमरेज।
और ये एंजाइम ज्यादा एक्टिव या इसकी एक्टिविटी ज्यादा किन सेल्स में होती है? कैंसर सेल। शाबाश। तो जितने भी कैंसर सेल्स होते हैं, कैंसर सेल्स हैव हाई नंबर अमाउंट ऑफ टीलोमरेज एंजाइम। क्यों? कुछ कोई आइडिया? तो उस डिवाइड ज्यादा होते हैं तो उससे टीलोमरेज का क्या लेना देना? कॉन्टैक्ट इनहिबिशन का कोई लेना देना नहीं। कॉन्टैक्ट इनहिबिशन एक अलग प्रॉपर्टी है, टीलोमरेज एक्टिविटी एक अलग प्रॉपर्टी है। नो। हाँ, ये सही है कि कॉन्टैक्ट इनहिबिशन का जो प्रॉपर्टी है वो कैंसर सेल्स में खो जाती है। ये हर सेल बूढ़ा क्यों होता है? कोई कारण मालूम है आपको? मॉलिक्यूलर लेवल पर हम एज हो रहे हैं, बूढ़े हो रहे हैं, सेल बूढ़ा हो रहा है। ये जो एजिंग का प्रोसेस है, मॉलिक्यूलर लेवल पर क्या कारण होता है? जैसे एक आरबीसी का लाइफ स्पैन 120 दिन का, हर एक सेल का एक फिक्स लाइफ स्पैन होता है, और एक आदमी का भी एक लाइफ स्पैन होता है। धीरे धीरे वो एज होता रहता है, बूढ़ा होता रहता है। तो मॉलिक्यूलर लेवल पर इसका क्या कारण है? नहीं, टीलोमरेज नहीं। आपको पता है हर सेल डिवाइड करता है, और हर सेल डिवाइड करता है तो उससे पहले उसका डीएनए रेप्लिकेट करता है। सिंपल सी बात है, मेरे पास एक सेल है, ठीक है, ये सेल है, सेल के अंदर क्रोमोसोम्स के अंदर ये डीएनए पड़ा है। तो अगर इस सेल को डिवाइड करना है तो ये सेल डिवाइड करता है, तो डिवाइड करने से पहले इसका डीएनए क्या करेगा? कॉपी बनाएगा। वो कॉपी बनाएगा तभी तो वो कॉपी बराबर दोनों सेल्स में डिस्ट्रीब्यूट होगी। सही बात है। अब अगर आपको ध्यान हो, ये मेरे पास क्रोमोसोम और ये उसका डीएनए। तो जब डीएनए रेप्लिकेट होता है, थोड़ा बहुत डीएनए रेप्लिकेशन आपको मालूम होगा, तो ऐसा वाई शेप्ड रेप्लिकेशन फोक बनता है। अब 11 आप पढ़ चुके हो, उससे बता रहा हूं, ठीक है। रेप्लिकेशन में यहां पर एक नया स्ट्रैंड बनता है, 5 से 3 कंटिन्यूस सिंथेसिस। यहां पर टुकड़ों में बनता है, डिसकंटिन्यूस सिंथेसिस होता है इस तरह से। अब आप सोचो, हर बार एक डीएनए को रेप्लिकेट करने के लिए एक प्राइमर चाहिए होता है। आरएनए प्राइमर जुड़ता है, फिर स्ट्रैंड रेप्लिकेट करता है। अब आप मुझे बताओ, अगर मुझे ये डीएनए स्ट्रैंड रेप्लिकेट करना है तो इसके लिए प्राइमर जोड़ पाऊंगा मैं? भाई, इस स्ट्रैंड को रेप्लिकेट करना है, यहां प्राइमर जोड़ दिया, ये रेप्लिकेट हो जाएगा। इस स्ट्रैंड को रेप्लिकेट करने के लिए यहां कहीं प्राइमर जोड़ना पड़ेगा। यहां तो स्ट्रैंड ही नहीं है, प्राइमर जोड़ पाऊंगा? इसका मतलब हर रेप्लिकेशन में जो क्रोमोसोम का एंड है, टीलोमियर्स, क्रोमोसोम के एंड्स को क्या कहते हैं? टीलोमियर्स। हर रेप्लिकेशन में ये टीलोमियर जो है डीएनए का, वो रेप्लिकेट नहीं हो पाता। तो हर बार जब एक डीएनए रेप्लिकेट करता है, उसका कुछ हिस्सा रेप्लिकेट नहीं हो पाता, छोटा होता रहता है। ऐसा सर्कुलर डीएनए में नहीं होता। बैक्टीरिया में प्रॉब्लम ही नहीं, अभी तो बैक्टीरिया इमॉर्टल होते हैं। बैक्टीरिया का डीएनए कैसा होता है? सर्कुलर। तो एक ओराई साइड पे चालू करो, घूम के पूरा रेप्लिकेट कर दो। प्रॉब्लम आती है लीनियर डीएनए में। लीनियर डीएनए में ये जो क्रोमोसोम के एंड्स हैं, ये रेप्लिकेट नहीं हो सकते। हर रेप्लिकेशन में वो डीएनए छोटा होता रहता है, और जब काफी छोटा हो जाता है तो फिर सेल मर जाता है या एज हो जाता है। अब सोचो, ये टीलोमरेज एंजाइम है। इस एंजाइम का काम है कि ये टीलोमियर की लेंथ को छोटा ही नहीं होने देती। हर बार टीलोमियर रेप्लिकेट नहीं हो पाता। क्यों? क्योंकि प्राइमर नहीं मिलता। अब आप सोचो, ये एंजाइम किससे बनी है? इसका आरएनए प्राइमर के रूप में काम करता है, और ये हर बार जो टीलोमियर छोटी होती है उसको वापस बना देती है। तो इसका मतलब सेल एज होना छोड़ देगा। आईआईएससी बैंगलोर, इंडिया का सबसे बड़ा रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है वो आईआईएससी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेस बैंगलोर, उसमें इस पे रिसर्च चल रहा था। एजिंग को आप कैसे रोक सको। इंडिया में पायनियर था, अमेरिका के साथ कोलैबोरेशन था वो ठीक है, बट बैंगलोर में यही रिसर्च चल रही थी कि आप एजिंग को कैसे रोकें, झुड़ियां वुड़ियां ना पड़े, ऐसे ग्लो करते रहो जीवन भर, प्रशांत जी की तरह 50 साल बाद भी, है ना। हाँ, ग्लो। हाँ, तो इसमें बोला कि हमें क्या करते हैं, हर एक नॉर्मल सेल में टीलोमरेज इंजेक्ट कर देते हैं। तो टीलोमेरेज आप इंजेक्ट कर दोगे तो हर राउंड ऑफ रेप्लिकेशन में टीलोमेर जो छोटा होना था वापस बढ़ जाएगा और सेल एज ही नहीं करेगा। लेकिन अगर आप एजिंग को रोक रहे हो
तो आप सेल को कैंसरस बना रहे हो। और उन्होंने देखा कि अच्छा ये ऑलरेडी जो कैंसर सेल्स होते हैं उनमें इसी एंजाइम की एक्टिविटी ज्यादा होती है, तो कैंसर सेल एज ही नहीं करते, लेकिन एज नहीं करते तो नुकसान पहुंचाते हैं, अनकंट्रोलेबली डिवाइड करते रहते हैं, डिवाइड करते रहते हैं, डिवाइड करते रहते हैं। तो अब आपको एक ऐसा बैलेंस चाहिए कि सेल एज भी ना हो लेकिन डिवाइड भी ना करे, क्योंकि एजिंग रोकोगे तो वो डिवीजन ज्यादा करता रहेगा, और दूसरा डिवीजन करेगा तो फिर मेटास्टेसिस होगा और उससे दूसरे नुकसान होंगे। तो ये रिसर्च पे चल रहा था और अभी भी चल रहा है इस पर। बट टीलोमरेज किस में ज्यादा मिलेगी आपको? कैंसरस सेल्स में, क्योंकि ये टीलोमेयर की जो लंबाई जो छोटी होती रहती है उसको वापस बढ़ा देती है। तो लिखेंगे पहला फीचर, तो एंजाइम्स में पहला जनरल फीचर, ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन्स, ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन्स, और एक्सेप्शन में राइबोजाइम। एक्सेप्शन राइबोजाइम, राइबोजाइम के ब्रैकेट में आप क्या लिखेंगे? आरएनए एंजाइम है। अगर थोड़ा बहुत मॉलिक्यूलर बायोलॉजी याद है आप लोगों को तो मुझे कोई राइबोजाइम के एग्जांपल्स बताओगे आप, ऐसे एग्जांपल जिसमें आरएनए एंजाइम के रूप में काम कर रहा है? आरएनए पॉलीमरेज सिर्फ प्रोटीन से बना हुआ है? नो, नहीं, आरएनए पॉलीमरेज सिंपल एंजाइम है, प्रोटीन से बनी हुई। ऐसी एंजाइम जो आरएनए से बनी है 13 है आरएनए। कौन सा आरएनए होता है ये? मैंने तो नहीं पढ़ा कभी मेरे जीवन में। 13 एफ ना, 23 एस। हाँ तो 23, 13 नहीं। पेप्टाइड बॉन्ड बनता है दो अमीनो एसिड्स के बीच में, राइबोसोम का बड़ा सब यूनिट होता है 50s, उसमें 23s आरआरएनए होता है, वो पेप्टाइड बॉन्ड कैटेलाइज करता है। तो एक आरएनए है, पेप्टाइड बॉन्ड को कैटेलाइज कर रहा है। किसका एग्जांपल? राइबोजाइम। स्प्लाइसिंग का नाम सुना है? क्या होता है? अभी अभी सुना, इंट्रॉन्स को हटाकर एक्सॉन्स को जोड़ते हैं। तो इंट्रॉन्स को हटाकर एक्सॉन्स को कौन जोड़ता है? एसएनआरएनए। तो वो भी आरएनए है, एंजाइम के रूप में काम कर रहा है। किसका एग्जांपल? राइबोजाइम्स का। आगे देखेंगे, ठीक है। तो एक्सेप्शन क्या हो गया? राइबोजाइम आरएनए एंजाइम, और एक स्पेशल एंजाइम लिख लेंगे टीलोमरेज, ब्रैकेट में आरएनए प्लस प्रोटीन्स। टीलोमरेज आरएनए एंड प्रोटीन्स, और ब्रैकेट में आप लिख लेंगे टीलोमरेज में हाई एक्टिविटी इन कैंसरस सेल्स, हाई एक्टिविटी इन कैंसरस सेल्स। ठीक है, तो पहला फीचर अपन ने देख लिया कि हर एंजाइम प्रोटीन होता है। दूसरा, हम एंजाइम्स को किस नाम से जानते हैं? बायो कैटलिस्ट, क्योंकि अपने शरीर में जितने भी बायोकेमिकल रिएक्शंस हैं उनको कैटलाइज कौन करेगा? एंजाइम्स। तो नेक्स्ट फीचर, एंजाइम्स आर बायो कैटलिस्ट्स। Enzymes are biocatalysts, that is catalyze all types of biochemical reactions. That is catalyze all types of biochemical reactions. फिर तीसरा, हर एंजाइम क्या करती है? रिएक्शन रेट को बढ़ा देती है, स्पीड अप कर देती है। तो नेक्स्ट फीचर, एंजाइम्स स्पीड अप और एनहांस द रेट ऑफ रिएक्शन। एंजाइम्स स्पीड अप or enhance the rate of reaction.
कैसे करता है, ब्रैकेट हम कहते हैं बाय डिक्रीजिंग द एक्टिवेशन एनर्जी। बाय डिक्रीजिंग द एक्टिवेशन एनर्जी। अब ये क्या होता है एक्टिवेशन एनर्जी और क्या, इसको ग्राफ जो एनसीईआरटी में पहले वो समझते हैं, फिर जाओ क्या क्या सवाल बना सकते हैं। ठीक है, यहां पर मैंने एनर्जी ले लिया, एनर्जी का मैंने फॉर्म ले लिया, पोटेंशियल एनर्जी है, और यहां पर मैंने ले लिया प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन। ये रिएक्शन का प्रोग्रेस है, ये आपके पास पोटेंशियल एनर्जी है। अब एक मिनट, यहां पर मैंने मान लिया ये E1 है, ठीक है, और ये E1 किसका है, रिएक्टेंट्स का। ये एक E2 है जिसको मैंने कह दिया ट्रांजिशन स्टेट, और ये E3 है जो प्रोडक्ट है। ये एक सिंपल रिएक्शन है, रिएक्टेंट्स की एनर्जी है, एक ट्रांजिशन स्टेट है और एक प्रोडक्ट है। सबसे कम एनर्जी किसकी है इस ग्राफ में? सबसे कम एनर्जी किसकी है? प्रोडक्ट की। सबसे ज्यादा किसकी है? ट्रांजिशन स्टेट की। आपको इतना तो बेसिक पता होगा कि जितनी ज्यादा एनर्जी होती है उतनी स्टेबिलिटी कम होती है। स्टेबिलिटी और एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर मैं बहुत ज्यादा तेजी से घूम रहा हूं तो मेरे में एनर्जी तो बहुत ज्यादा है लेकिन मेरी स्टेबिलिटी बहुत कम है। आप लोग आराम से ऐसे कंफर्टेबली बैठे हो तो आप स्टेबल ज्यादा हो लेकिन आप रिएक्टिव या आपकी एनर्जी कम है। सिंपल। तो इसका मतलब हाईली अनस्टेबल कौन है? ट्रांजिशन। जिसकी एनर्जी सबसे ज्यादा होगी वो सबसे अनस्टेबल होगा। तो इसके पास ये दिस इज हाईली अनस्टेबल। मोस्ट स्टेबल प्रोडक्ट। तो यहां पर यह भी मुझे मालूम है कि E3 यानी प्रोडक्ट्स की एनर्जी इज लेस देन रिएक्टेंट्स। तो हमको यह पता है एनर्जी ना बन सकती है ना टूट सकती है ना डिस्ट्रॉय हो सकती है, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो सकती है। तो अगर रिएक्टेंट्स की एनर्जी प्रोडक्ट से ज्यादा है इसका मतलब कुछ एनर्जी हीट के फॉर्म में रिलीज हो रही है। तो ये एक्सोथर्मिक हुआ या एंडोथर्मिक? तो ये रिएक्शन जो ग्राफ में दे रखा है एनसीईआरटी में वो एक्सोथर्मिक है क्योंकि एनर्जी रिएक्टेंट्स की ज्यादा है प्रोडक्ट्स की कम है तो कुछ एनर्जी हीट के फॉर्म में रिलीज होगी। लेकिन हमारा काम है एक्टिवेशन एनर्जी को समझना। इतनी एनर्जी रिएक्टेंट्स के पास है। E1 का मतलब है ये एनर्जी ऑलरेडी रिएक्टेंट्स के पास है। अब अगर रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना चाहता है, रिएक्टेंट किस में बदलना चाहता है? प्रोडक्ट में। तो उसको एक मिनिमम एनर्जी बैरियर क्रॉस करना पड़ेगा। उसको अतिरिक्त एनर्जी चाहिए ताकि वो अपने आप को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर सके। ये E1 उसके पास है, उसको कितना चाहिए? E2। तो एक्टिवेशन एनर्जी क्या हो गई? E2 माइनस E1। ये हमारे पास एक्टिवेशन एनर्जी। तो एक्टिवेशन एनर्जी इज दैट मिनिमम एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड बाय रिएक्टेंट्स टू फॉर्म प्रोडक्ट। भाई देखो, हर मॉलिक्यूल के पास एक मिनिमम एनर्जी तो होगी। भाई मेरे पास एक इतनी एनर्जी है कि मैं यहां पे खड़ा हूं, लेकिन अब मेरे को यहां से दरवाजे तक जाना है तो मेरे को यहां से एक एडिशनल एनर्जी चाहिए जो मुझे यहां से चलाकर दरवाजे तक ले जाएगी। तो वो इतनी एनर्जी मेरे पास है, दरवाजे तक जाने के लिए एक्स्ट्रा जितनी चाहिए वही क्या हो गई? एक्टिवेशन एनर्जी। तो इतनी रिएक्टेंट के पास है, इतनी उसको और चाहिए, तो एक्टिवेशन एनर्जी क्या हो गई? E2 माइनस E1। अब इमेजिन करो आप कि E1 एनर्जी उसके पास, ये मैंने कह दिया उदाहरण के तौर पे ये है
30 जूल। E1 मैंने उदाहरण के ले लिया 30 जूल है, और E2 मेरे पास है 90 जूल। तो एक्टिवेशन एनर्जी कितनी हो गई? 60 जूल। और मैंने आपसे कहा 60 जूल एक्वायर करने के लिए रिएक्शन को कितना समय लग रहा है? 30 मिनट। 30 मतलब रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए 30 मिनट लग रहे हैं। 30 मिनट इसलिए लग रहे हैं क्योंकि उनको 60 जूल एनर्जी के लिए 30 मिनट खर्च लग रहा है। अब अगर हीरो आ जाए एंजाइम, जैसे ही एंजाइम आएगी, अब एंजाइम क्या कर देती है? इस एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देगी। नाउ दिस इज द एक्टिवेशन एनर्जी इन प्रेजेंस ऑफ एंजाइम। और ऊपर वाली क्या थी? एब्सेंस ऑफ एंजाइम। उदाहरण के तौर पे मैंने कह दिया पहले 60 जूल थी एनर्जी गैप, अब वो गिन के कितना रह गया? 30 जूल। तो अब 30 मिनट की जगह रिएक्शन 15 मिनट में हो जाएगा। तो एंजाइम ने रिएक्शन की रेट को तेज कर दिया। कैसे? उस एक्टिवेशन एनर्जी को कम करके। ये ग्राफ। अब इस पे कितने तरह के सवाल। एक्टिवेशन एनर्जी आप बता सकते हो सबसे स्टेबल चीज क्या है, सबसे अनस्टेबल क्या है, रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, एंडोथर्मिक है, एक्टिवेशन एनर्जी प्रेजेंस ऑफ एंजाइम और एब्सेंस ऑफ एंजाइम। बना लो ग्राफ। बंद कर दे। मैं बंद नहीं कर रहा हूं, मैं टेम्परेचर बढ़ा देता हूं तो प्रॉब्लम नहीं आएगी। अभी ये 18 पे था, इसको मैंने 26 पे कर दिया। बना लिया? नहीं।
वो लिख लिया आपने, एक्सोथर्मिक है क्योंकि रिएक्टेंट्स का एनर्जी प्रोडक्ट से ज्यादा है। सबसे अनस्टेबल क्या है? ट्रांजिशन स्टेट। अच्छा, अब यार ना, एंजाइम सिर्फ रिएक्शन की स्पीड बढ़ा रही है, एंजाइम्स रिएक्शन के इक्विलिब्रियम को अफेक्ट नहीं करती, और एंजाइम खुद भी रिएक्शन में यूज नहीं होगी। तो नेक्स्ट फीचर लिखेंगे, एंजाइम्स डू नॉट अफेक्ट enzymes do not affect the equilibrium of a reaction enzymes do not affect the equilibrium of a reaction and are also not used up in a reaction. Enzymes do not affect the equilibrium of a reaction and are also not used up in a reaction. फिर फैक्टर्स अफेक्टिंग एंजाइम एक्टिविटी। कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो एंजाइम एक्टिविटी को अफेक्ट करने चाहिए? पीएच और टेम्परेचर। एंजाइम्स केमिकली प्रोटीन्स हैं, तो ऑब्वियस सी बात है पीएच तो होगा, टेम्परेचर होगा, और किसकी कॉन्सेंट्रेशन? शाबाश, सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन, गुड, और एक और नहीं, अरे वाह, प्रेजेंस ऑफ इनहिबिटर। 4 फैक्टर्स होते हैं जो एंजाइम एक्टिविटी को अफेक्ट करेंगे, पीएच, टेम्परेचर्स, concentration of substrate, presence of inhibitor. ठीक है, पीएच और टेम्परेचर अपन साथ देखेंगे, और पीएच और टेम्परेचर का भी ग्राफ एनसीईआरटी में है। कैसा ग्राफ है ये लिख लिया चारों? सबसे पहले अपन देखेंगे, हेडिंग डालेंगे पीएच एंड टेम्परेचर्स। एक्स एक्सिस पे पीएच टेम्परेचर है, वाई पर मैंने क्या बनाया? एंजाइम एक्टिविटी। ग्राफ कैसा होगा? बेल शेप का। इसका मतलब एक ऐसा पर्टिकुलर पीएच या टेम्परेचर होगा जिस पर एंजाइम की एक्टिविटी मैक्सिमम होगी। तो जिस पीएच या टेम्परेचर पर एंजाइम की एक्टिविटी मैक्सिमम होती है, उस पीएच या टेम्परेचर को ऑप्टिमम पीएच या टेम्परेचर कहते हैं। जैसे आपके सलाइवा में सलाइवरी अमाइलेस होती है,
वो बेस्ट किस पीएच पे काम करती है? 6.8। तो जैसे मैं यहां पर 6.8 लिखूंगा, एंजाइम की एक्टिविटी क्या हो गई? मैक्सिमम। अब 6.8 से बढ़ाओ या 6.8 से घटाओ, एंजाइम की एक्टिविटी कम हो जाएगी। पेप्सिन है, पेप्सिन बेस्ट 1.8 से 2 के पीएच पर काम करती है। तो पीएच अगर 1.8 से 2 है तो एंजाइम की एक्टिविटी क्या हो गई? मैक्सिमम। उससे कम या उससे ज्यादा होगा तो एंजाइम की एक्टिविटी कम हो जाती है। पहले एक पॉइंट लिख लेंगे, फिर आप भी ग्राफ बना लेना। पहले पॉइंट लिख लो। एवरी एंजाइम functions within a defined pH and temperature range. Every enzyme functions within a defined pH and temperature range. The pH or temperature at which the enzyme activity is maximum. The pH or temperature at which the enzyme activity is maximum is called optimum pH या optimum temperature. Is called the optimum pH और optimum temperature. तो जिस pH या जिस टेम्परेचर पर एंजाइम की एक्टिविटी कैसी होगी? मैक्सिमम, उसे हम क्या कहेंगे? ऑप्टिमम पीएच या टेम्परेचर। उसको बढ़ाओ या घटाओ तो एंजाइम की एक्टिविटी कम ही होगी। ठीक, हाँ हाँ, बना लो ग्राफ आप। बाकी नेक्स्ट एंजाइम एक्टिविटी। ठीक है, इतना क्लियर है। एंजाइम के जनरल फीचर अपन ने देखे और पीएच और टेम्परेचर। अब सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन और इनहिबिटर का क्या प्रभाव पड़ेगा वो अपन कल देखेंगे। ठीक, चलो।